तो आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सोर्स दिखाया, यहाँ पर एक सोर्स है और उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने दूसरी एक स्लिट लगा दी यहाँ पर। दूसरी एक स्लिट लगाकर मतलब दूसरी एक पूरी प्रॉपर स्लाइड लगाकर और फिर यहाँ पर इतना गैप और इतना गैप छोड़ दिया। तो ये जो छोटे-छोटे गैप्स है ना, इन्हीं को हमने बोला था S1 और S2। इन गैप्स को हमने S1 और S2 बोल दिया था, स्लिट 1 और स्लिट 2। तो वो आप देखिएगा कि उसमें ये है S1, इसको कह दीजिए S1 और इसको कह दीजिए S2। S1 और S2। फिर मैंने क्या करा कि जैसे यहाँ से एक वेव निकली, तो ये ऐसे मैंने डार्क दिखाया, डार्क के बाद में फिर मैं डॉटेड दिखाऊँगा एक ऐसा ही कर्व। एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, लेकिन हम उसका सिर्फ कर्व वाला पोर्शन, सिर्फ आगे-आगे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक डार्क दिखाया बैंड और एक दिखाया डॉटेड। फिर मैं एक डार्क बैंड दिखाऊँगा और फिर अगला जो है वो डॉटेड होगा, ऐसे। तो ये जो हम डार्क और डॉटेड दिखा रहे हैं ना, तो डार्क इज़ फॉर क्रेस्ट एंड डॉटेड इज़ फॉर ट्रफ। डार्क जो है वो क्रेस्ट के लिए हो गया और डॉटेड हो गया ट्रफ के लिए। हम कहते हैं कि किसी भी वेव में, हम जनरली यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो ये जो अल्टरनेट बैंड्स है ना, ये पहला डार्क वाला हो गया क्रेस्ट और डॉटेड वाला हो गया ट्रफ। फिर क्रेस्ट हो गया और फिर ट्रफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरी एक पूरी स्लाइड आ गई है, तो यहाँ पर ये जो डॉटेड वाला है ये पूरा कंप्लीट होकर दिखाई नहीं देगा, इस वजह से ऐसे हमने बना दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो S1 और S2 है ना, ये S1 और S2 ये भी सेपरेटली 2 सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? यहाँ पर यहाँ से भी जो लाइट है, लाइट पूरी की पूरी यहाँ टकराई, तो यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, यहाँ से पास नहीं होगी, यहाँ से पास नहीं होगी। हमने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा-थोड़ा छोड़ा है, तो यहाँ से लाइट पास होगी, तो S1 भी और S2 भी, ये दोनों सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। यानी कि यहाँ से जो अब जो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगी, उन्हीं को हम बोल देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। सेकेंडरी वेव फ्रंट समझ रहे हैं जी? यहाँ तक क्लियर है बताइए? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसके बाद मैंने कहा कि जैसे हमारा सोर्स 1 और सोर्स 2 है, तो यहाँ से भी वेव्स निकलेंगी। तो यहाँ से एक निकली सेकेंडरी वेव और क्योंकि हमारा ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। ट्रफ इसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ट्रफ यहाँ से स्टार्ट होगा, S1 से भी ट्रफ स्टार्ट होगा और S2 से भी ट्रफ स्टार्ट होगा। S1 से ट्रफ स्टार्ट हुआ, S2 से ट्रफ स्टार्ट हुआ, फिर S1 का क्रेस्ट आएगा, S1 का क्रेस्ट ऐसे और S2 का क्रेस्ट ऐसे। S1 का क्रेस्ट आ गया और S2 का क्रेस्ट आ गया। फिर आएगा S1 का ट्रफ। S1 का ट्रफ जो है ये ऐसे आया और फिर आएगा S2 का ट्रफ। तो S2 का ये आया ट्रफ, ये आया क्रेस्ट और फिर जो अगला ट्रफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो S1 है, फिर S1 का अगला आएगा क्रेस्ट, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, किस तरीके से बना रहे हैं हम इनको, ये देखते जाओ आप। अब इसका क्रेस्ट आया, ये जो क्रेस्ट है, ये जाएगा यहाँ पर S2 के बीच में, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। इसी तरीके से अब S2 का जो क्रेस्ट आएगा, ये तो S1 का क्रेस्ट था, अब S2 का जो क्रेस्ट है वो यहाँ से आएगा,
S2 का क्रेस्ट यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होकर बेटा ये जाएगा S1 के मिड में। फिर अगला अगला आएगा हमारा S1 का ट्रफ। तो S1 का ट्रफ ऐसे, ये यहां पर S2 के ट्रफ से मिलेगा। ठीक है, फिर अगला अगला S2 का ट्रफ ऐसे यहां से ये S1 के ट्रफ से मिलेगा यहां पर ऐसे। उसके बाद आप ये देखिएगा कि फिर क्रेस्ट आएगा S1 का। तो S1 का क्रेस्ट यहां से आएगा, ये S2 के क्रेस्ट से मिलेगा जरूर, ये S2 के क्रेस्ट से मिल गया। फिर S2 का क्रेस्ट आएगा, थोड़ा चाहे तो आप इसको, जो ये स्लाइड है इसको थोड़ा सा लंबा कर लो, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब S2 का जो क्रेस्ट है वो ऐसे जाएगा और ये S1 के क्रेस्ट से मिलेगा, ऐसे हो गया। बेटा डायग्राम में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताना। नो सर। डायग्राम समझ में आ रहा है ना? यस सर। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप बनाओगे क्रेस्ट, फिर डॉटेड लाइन का मतलब है ट्रफ, फिर आप बनाओगे क्रेस्ट, फिर डॉटेड लाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो उसका मतलब है ट्रफ, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब मैंने यहाँ पर जो दूसरी स्लाइड ली उसमें एक स्लिट S1 छोड़ दिया, एक स्लिट S2 छोड़ दिया। स्लिट का मतलब क्या है कि आपने ओपन गैपिंग छोड़ दिया, ओपन गैप छोड़ दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आपने S1 का डॉटेड डॉट डॉट करके आपने ऐसे एक सेमी सर्कल टाइप बना लिया, तो ये आपका हो जाएगा ट्रफ। इसी तरीके से S2 का ट्रफ बनाया आपने। फिर क्या करोगे, S1 का क्रेस्ट बनाओगे, तो S1 का क्रेस्ट यहाँ से ऐसे आएगा और फिर S2 का क्रेस्ट आएगा। तो S1 और S2 का क्रेस्ट जो है वो एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप S1 का ट्रफ बनाओगे। S1 का ट्रफ आपने ऐसे बनाया, वो यहाँ आएगा, वो मिलेगा S2 के ट्रफ वाले पॉइंट से। फिर आपने S2 का अगला ट्रफ बनाया ऐसे करके, तो वो ऐसे जाएगा और वो मिलेगा S1 के ट्रफ से। तो कुछ नहीं करना आपको, ऑल्टरनेटिवली एक डार्क और एक डॉटेड, एक डार्क और एक डॉटेड सेमी सर्कल बनाते जाना है। बस ये याद रखना कि उनमें जो ट्रफ है वो ट्रफ से मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ट्रफ का ट्रफ से मिलेगा और क्रेस्ट का पॉइंट क्रेस्ट से मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम तो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद मुझे इसमें क्या देखना है? हाँ आकृति, आवाज आ रही है? अभी आप अभी ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, हो गई 10 मिनट, वो मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब ना, अब इसके बाद में हमें एक ना स्क्रीन बनानी है। अच्छा ये देख लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, तो मैंने कहीं और पर व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, थोड़ा ये गंदा सा दिखाई दे रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दूंगा ऐसे, ये स्क्रीन लगा दी हमने। और फिर हम ये देखेंगे जो क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखो, ये वाला जो डार्क वाली लाइन है ना, ये एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इन डार्क वाली लाइंस को मैं ज्वाइन करूं, जहां पर ये डार्क वाली लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं मान लो इनको ज्वाइन कर देता हूं, तो एक तो यहाँ ज्वाइन करा और एक यहाँ पर ज्वाइन करा, मतलब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये भी डार्क वाली लाइन है और ये भी डार्क वाली लाइन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ। ये भी डार्क वाला फ्रिंज है, ये भी डार्क वाला फ्रिंज है, तो इसको हमने ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए स्क्रीन पर यहाँ मिला लिया।
उसके बाद देखिए डार्क डार्क कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डार्क डार्क इंटरसेक्ट करेंगे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये ऐसे चला गया। और डार्क और डार्क यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ये। उसके बाद है अब हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे डॉटेड वाले हैं, डॉटेड वाले कहाँ पर करेंगे, डार्क वाले हो गए। अच्छा, और देखेंगे 1 2 3 और कहीं पर दिखाई दे रहा है डार्क डार्क इंटरसेक्ट करते हुए? नहीं, यही दिखाई दे रहा है इधर ही। तो आप ना इनको नाम दे दो, जैसे ये हो गया P2, इसको बोल दो P1, P1। और जो है हम फ्रिंजेस और भी बना सकते थे, तो यहाँ क्या बताऊं, चलो मैं एक काम करता हूँ, उतना बढ़िया मैं डायग्राम बना नहीं पाया हूँ, मैं इसके डायग्राम की एक आपको फोटो भेजूंगा। मतलब यहाँ पर ये ना थोड़े थोड़े जो ये सेमी सर्कल्स हैं, ये और भी बनेंगे ऐसे कि यहाँ से ऐसे, और ये तो इसका ट्रफ बन गया। ऐसे ही अगर मैं इसका ट्रफ बनाऊंगा, तो ये ऐसे आते आते ये इसके ट्रफ से मिलेगा। फिर अगला क्रेस्ट जो यहाँ पर बनेगा, वो इसके क्रेस्ट से मिलेगा। फिर यहाँ जो क्रस्ट बनेगा, वो क्रस्ट ऐसे आएगा, वो इसके क्रस्ट से मिलेगा ऐसे। तो कुल मिलाकर मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर जो है ना इस तरीके की जो लाइंस हैं, मतलब हमको क्या करना है कि जहां जहां पर डार्क वाली लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, उनको हम मिलाते जाएंगे। तो बेटा एक लाइन ना यहाँ पर बीच में भी बनेगी ऐसे, उसको हम बोल देंगे ओ। एक लाइन अब यहाँ पर उतना इंटरसेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ये P1 है, P2 है, O है। एक लाइन नीचे भी दो लाइंस बनेगी, यहाँ पर है P1 डैश, और बेटा एक बनेगा यहाँ पर P2 डैश। तो मैं ना उतने मैंने सर्कल्स यहाँ पर दिखाए नहीं है। उसके बाद मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई? मैं ऐसा जो डायग्राम है मैं एग्जैक्टली नहीं बना पाया, क्योंकि वो थोड़ा सा हमको, मतलब अगर प्रॉपरली हम बनाएं उसको लेकर कंपास की हेल्प से, तो शायद ज्यादा अच्छा बनेगा। तो मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया। उसमें आपको ये दिखा देना है। और अगर मान लीजिए एग्जाम में ये आता है ना, तो एग्जामिनर भी ऐसा नहीं है कि वो एक एक चीज वो मैच कर करके देखेगा। अगर यहाँ पर आप एक ऐसे भी बनाकर इसको ज्वाइन करके दिखा देंगे ना P2 डैश से, तो भी बहुत है। जो थ्योरी है, वो थ्योरी के 3 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो सही से आप एक्सप्लेन कर देना बस। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, देखिएगा। इतना डायग्राम बनाने के बाद में ना, आप इसके बाद में लिखेंगे, आप ऐसे करेंगे, इसको बोलोगे एक ऐसा फ्रिंज बना देंगे। फिर इसको डार्क दिखा देना। फिर इसको ब्लैंक दिखाने का मतलब कि ये ब्राइट है, और इसके अंदर ये इसको शेडेड करने का मतलब ये डार्क फ्रिंज है। इसको ब्लैंक दिखाने का मतलब फिर से वही है कि ये ब्राइट है। तो फ्रिंजेस बनेंगे ऑल्टरनेट, ब्राइट डार्क देन ब्राइट, ये आपको दिखाना है। उसके बाद में यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि ये तो स्क्रीन है, और बेटा ये फ्रिंजेस है, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। फिर इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी नोट करेंगे। मैं यहीं पर नीचे मेंशन कर रहा हूँ।
at the lines leading to O, P2 and P2 dash. At the lines leading to O, P2 and P2 dash. देखिए O, P2 और P2 dash की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे at the lines leading to O, P2 and P2 dash, the crest of one wave falls over the crest of the other wave. The crest of one wave falls over the crest of other wave. The crest of one wave falls over the crest of other wave, or the trough of one wave or the trough of one wave falls over the trough of one wave falls over the trough of other wave. Over the trough of other, फिर इस तरफ मेंशन कर रहा हूं, over the trough of other wave, comma, the amplitudes of the two waves the amplitudes of the two waves gets added up and hence get added up and hence the intensity I is directly proportional to A square becomes maximum. Directly proportional to A square becomes maximum. ठीक है, ये जो A square है ना, स्मॉल a, ये स्मॉल a एम्पलीट्यूड के लिए है. अभी नोट कर लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ऐसा ही कुछ हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करा था. Becomes maximum, full stop. This is called constructive interference. पहला पॉइंट तो ये हो गया. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना है. उसके बाद दूसरा लिखेंगे एट द लाइंस लीडिंग टू at the lines leading to P1 and P1 dash the crest of one wave falls over the trough of other wave. The
crest of one wave falls over the trough of other wave, or the trough of one wave falls over the crest of other wave. Crest of other wave, comma, the amplitudes of the two waves get subtracted. The amplitudes of the two waves get subtracted. The amplitudes of the two waves get subtracted, and hence the intensity becomes minimum. And hence the intensity becomes minimum. And hence the intensity becomes minimum. Full stop. This is called destructive interference. This is called destructive interference. ठीक है? Full stop. और third point पर लिखना, so on the observation screen, comma, we obtain a number of alternate bright and dark fringes. Alternate bright and dark fringes. Alternate bright and dark fringes. Bright and dark fringes parallel to the two slits. Parallel to the two slits. अब देखिएगा जी, यहाँ पर आप ये देखो, मैंने आपको ये बताया था कि एक ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसमें हमने ये बताया था कि जब मान लीजिए कोई दो वेव्स हैं, उन दो वेव्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये था कि जब दो वेव्स हैं हमारे पास, तो दो वेव्स में हम ये देखते थे कि अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर गिरता है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर उनका ना एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर आप ये देखेंगे P2, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम नहीं बना पाया, आपको मैं इसकी एक फोटो भेज दूंगा, ऐसा अरोड़ा में बहुत अच्छा दे रखा है डायग्राम। ठीक, आप देखिएगा कि उसमें ये है कि जब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये क्रेस्ट है और इधर भी क्रेस्ट है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, ये एक्चुअली थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, लेकिन आप मानिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको मैंने ऐसे ज्वाइन करता हुआ चला गया, तो ये यहाँ पर मेरे को एम्पलीट्यूड ना बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि दो वेव्स के क्रेस्ट जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। ब्राइट फ्रिंज मतलब एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा लाइट का। ठीक,
उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी तरीके से अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ पर, हालांकि यहाँ मैं कुछ गलत कर गया हूँ, डायग्राम जो है वो शायद सेमी सर्कल ढंग से उतने नहीं बन पाए हैं, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से ब्राइट आना चाहिए था। तो क्या है कि आप ये देखो कि मैंने अगला देखा, तो अगले में हमने ये देखा कि इधर भी ओ पर भी क्रेस्ट एक वेव का और दूसरी वेव का क्रेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और ऐसे ही P2 डैश पर भी ऐसे ही होगा। इस डायग्राम में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा, उसमें आप मैच करके देखना कि क्रेस्ट और क्रेस्ट जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट होगा, तो क्या होगा कि क्रेस्ट और क्रेस्ट वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, एड अप हो जाएगा उनका एम्पलीट्यूड। और जहां पर जब हम देखते हैं कि किसी भी वेव में एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से टकरा रहा है, तो आप ये देखिएगा सबसे अच्छा जो बना है वो ये P2 वाला बना है, तो उसमें देखिएगा आप कि यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है ये वाली, और ये डॉटेड लाइन है ये वाली, तो ये भी यहाँ पर आप देखिए ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर ओवरलैप भी कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ट्रफ और ट्रफ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट इंटरसेक्ट करेगा वहां पर ट्रफ और ट्रफ ऑल्टरनेटली ट्रफ और ट्रफ भी इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जब दो वेव्स के क्रेस्ट पर क्रेस्ट लाई करेगा, ट्रफ पर ट्रफ लाई करेगा, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़कर बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो मुझे ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्यों? क्योंकि लाइट हमको हमको लाइट ही चाहिए, और लाइट हमको ज्यादा अच्छी मिल रही है उस केस में। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। Clear है? हाँ, उसके बाद आप ये देखिएगा, एट द लाइंस लीडिंग टू P1 एंड P1 डैश द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ अदर वेव। जब एक जगह तो एक वेव का तो क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ है, तो जब क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं ना, तो वो क्रेस्ट तो हो गया पॉजिटिव साइड और ट्रफ हो गया नेगेटिव साइड, तो वो दोनों एक दूसरे को ना कैंसिल आउट कर देते हैं, और मेरे को रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता, रिजल्टेंट वेव मेरी प्लेन वेव मिल जाती है। रिजल्टेंट वेव जो है वो हमको प्लेन वेव विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऐसी मिल जाती है, मतलब रिजल्टेंट वेव कुछ बन ही नहीं पाती। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि हमें कोई ब्राइटनेस मिली ही नहीं, हमको क्या मिल गया, हमको डार्क फ्रिंजेस मिल गए P1 पर और P1 डैश पर। तो क्या ये कोई अच्छी बात है? नहीं, ये तो डिस्ट्रक्टिव बात है। तो इसलिए हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जब मेरे को लाइट मिलेगी प्रॉपर, यानी कि जब मेरे को ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब मेरे को लाइट मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी, डार्क फ्रिंज मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है, बताइए। यस सर। आकृति क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। मुझे लग रहा है आकृति अभी तक भी इंटरनेट तुम्हारे उधर का ठीक नहीं है शायद, आवाज बीच बीच में ना कट के आती है। सर तार सर वायर ना किसी ने काट दी है इस वजह से अच्छा अच्छा, नहीं आया समझ में, चलो छोड़ो। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो जरा देखते हैं। इधर करूंगा, मिटा रहा हूँ इसको। ये मिटा दूं, ये वाला भी मिटा दूं इस तरफ से? यस सर। ठीक है, नोट तो नहीं करना है आकृति?
चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस 1 मिनट रुकिए जरा। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें आप लिखेंगे सपोज द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू लाइट वेव्स, सपोज the displacement of two suppose the displacements of two light waves from two coherent sources S1 and S2 from two coherent sources का मतलब ये जिनका एक दूसरे से प्रॉपर सेपरेशन है, कोई लेना देना नहीं है। Two coherent sources S1 and S2 at point P, S1 and S2 at point P on the observation screen at any time t small t are given by at any time small t are given by y1 is equal to a1 sin omega t. This is my equation number 1. Y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to, ये आधी इक्वेशन 1 या 2 नाम मत दो इनको। y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi। यहाँ पर क्या है कि y is equal to a sin omega t, ये तो किसी भी एक वेव का ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती ही है। y is equal to a sin omega t, ये किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, जहां पर हमारा जो a है स्मॉल a, वो जो स्मॉल a है वो स्मॉल a यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए y2 is equal to a2 sin omega t plus phi, इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों वेव्स है ना
उन दोनों वेव्स के बीच में फाई का एक फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये दूसरी वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई। और दोनों वेव्स के बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई का। और इन्हीं को आप नोट कर लीजिए, वेयर a1 एंड a2 आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू, वेयर a1 and a2 are the amplitudes where a1 and a2 are the amplitudes of the two waves, comma phi is the constant, phi is the constant phase difference between phi is the constant phase difference between the two waves, between the two waves. So by the principle of, so by the principle of superposition, so by the principle of superposition, so by the principle of superposition of waves, by the principle of superposition of waves, the resultant displacement the resultant displacement the resultant displacement at point capital P is, at point capital P is y is equal to y1 plus y2. y1 क्या है, a1 sin ओमेगा t, y1 है a1 sin ओमेगा t और y2 है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, a1 sin ओमेगा t प्लस y2 है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। यहां से अब मैं क्या करूंगा कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या है यहाँ पर, मैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को अलग अलग कॉमन लेना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए, ये जो पहली दो टर्म्स है इनमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, मैंने क्या करा a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इन दोनों टर्म्स में मैंने साइन ओमेगा टी ले लिया कॉमन, प्लस दूसरा है a2 साइन फाई और कॉस ओमेगा टी को लिख लिया अलग। तो y इज इक्वल टू ये हो गया a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। बताइए जी, यहां तक क्लियर है?
यस सर। ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा नाउ लेट a1 plus a2 cos phi a1 plus a2 cos phi is equal to capital A cos theta, capital A cos theta, and this a2 sin phi, इसको मान लो कैपिटल A sin थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अभी समझ जाओगे। मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi की जगह मैंने लिख दिया a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a2 sin phi की जगह हमने लिख दिया a sin थीटा cos ओमेगा t। और आप ये देखो कि यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल ए को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। ये और साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए इतना क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए तो बेटा अभी के लिए ना, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ दो, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ दो। और मैं देखता हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास, अगर पॉसिबल हुआ तो कल लूंगा, और अगर कल नहीं हो पाई तो फिर परसों तो रेगुलर है ही आपकी क्लास। क्लास आपकी हर दिन लेनी है मेरे को, कोई ऑल्टरनेट डेज वगैरह अब नहीं, पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कल भी लूंगा आपकी क्लास। ठीक है, आज के लिए लेकिन इतना ही करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करवाएंगे कल या फिर परसों। ठीक है, कर दो मीटिंग एंड बताइए। यस सर। ठीक है, आकृति नोट करना है।